आज जिस फिलोसोफर की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ उसका नाम है रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट फ्रेंच फिलोसोफर थे, 16th सेंचुरी में पैदा हुए थे और इनको मॉडर्न फिलोसफी का फादर कहा जाता है और बिल्कुल सही कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिस किस्म का फलसफा लिखा उसमें एक नई फ्रेशनेस पाई जाती है। वो फ्रेशनेस इनसे पहले जो प्रेडिसेसर्स थे उनके अंदर नहीं पाई जाती थी। इन्होंने वो चीज़ें पेश करने की कोशिश की जो फ्रेशनेस किसी ज़माने में प्लेटो के ख़्यालात में पाई जाती थी। और इनका अंदाज़ जो है वो किसी भी तरह कोई टीचर नुमा नहीं है। इनका जो अंदाज़ है बेसिकली ऐसे लगता है वो अपने किसी बहुत ही इंटेलिजेंट रीडर के लिए लिख रहे हैं। तो रेने डेकार्ट के बारे में आपको ये मैं बता दूँ कि ये बेसिकली मैथमेटिशियन थे और मैथ्स के बारे में बात करते थे और मैथ को ही अच्छा समझते थे। और इन्होंने जिस तरीके से लिखने की कोशिश की है, वो बाद में भी आने वाले बहुत से लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन जो कह लें कि फ़ेम रेने डेकार्ट के हिस्से में आया, वो किसी के भी हिस्से में नहीं आ सका। तो जिस वक़्त अगर आपने प्लेटो पढ़ा है, फ़िलॉसफ़ी के लिए अगर आपने प्लेटो पढ़ा है, तो कहीं न कहीं आपको आके रेने डेकार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। रेने डेकार्ट के बाद आपको कांट भी पढ़ना पड़ेगा और इसी तरह फ़िलॉसफ़ी की बुनियाद जो कि क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चंस होते रहेंगे और क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बताया नए आंसर्स मिलते हैं, नए आंसर्स की फाउंडेशन पे अगले क्वेश्चंस बेस करते हैं और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो रेने डेकार्ट हैं वो पुराने फ़लसफ़े पे जो है अपनी जो नई उन्होंने थ्योरीज़ पेश की, जो नए उन्होंने लॉजिक्स पेश किए, वो किसी भी तरह ओल्ड डेटा के ऊपर बेस नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि वो कुछ नया पेश करें। कुछ ऐसा पेश करें जिसको लोग कह सकें कि दिस इज़ समथिंग लॉजिकल। और चूँकि वो खुद एक मैथमेटिशियन थे, लॉजिक की बात समझते थे और करना भी चाहते थे, इसलिए ये चीज़ें उनके उनकी फ़िलॉसफ़ी में और उनकी वर्क में बहुत ज़्यादा नज़र आएँगी। उसके अलावा आप ये भी ज़हन में रखें कि जो मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी है, वो रेने डेकार्ट की बहुत थैंकफुल है। इसलिए कि मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी का जो फाउंडर है, वो रेने डेकार्ट है। और बाद में आने वालों ने ज़रूर इनसे किसी न किसी चीज़ पे इख्तलाफ किया होगा, क्योंकि पुराने इख्तलाफ से ही नई चीज़ें जन्म लेती। तो लेकिन ये बात तयशुदा है कि बाद में अगर कांट भी आए हैं, तो उन्होंने भी कोई ऐसी चीज़ लिखी है, जिसमें रेने डेकार्ट की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। या तो उसके साथ चलते हैं या उसके अगेंस्ट चलते हैं। दोनों सूरतों में आपको रेने डेकार्ट का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा और ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने इसका अदब किया है, जैसे इसको मिलहूज़ ख़ातिर रखा है इसकी स्टडी। इसी तरह रेने डेकार्ट को बवेरिया में जब ये मौजूद थे, इनके इनके ऊपर मुनकशफ हुआ या इनके ऊपर रिवील हुआ जिसको डिस्कोर्स ऑन मेथड कहते हैं, जो कि बाद में इनका बड़ा वर्क कंसिडर हुआ। तो ये सारा दिन पढ़ते रहते थे और कहते थे कि जिस तरह अब मैंने पढ़ाई की है लेटर स्टेजेस पे, वो यूँ समझिए कि जो कुछ मैंने अब तक पढ़ा था वो सब ज़ाया गया और अब मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ। को आप अनफॉर्चुनेट कह लें कि स्वीडन की जो क्वीन थी, वो चाहती थी कि रेने डेकार्ट जो हैं उनको आके चीज़ों के ऊपर लेसन दें, उनको समझाएँ, उनको पढ़ाएँ-लिखाएँ। और क्रिस्टीना ये जो क्वीन थी स्वीडन की, वो समझती थी कि रेने डेकार्ट उनको पढ़ाए, उनको ये कॉन्सेप्ट समझाए। और चूँकि वो एक बिज़ी खातून थी, क्वीन थी, उनके पास सुबह सवेरे के अलावा कोई टाइम नहीं होता था। तो रेने डेकार्ट जो थे ज़रा नाज़ुक मिज़ाज आदमी थे और स्कैंडिनेविया कंट्रीज़ जैसे कि स्वीडन हो गया, फ़िनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इस तरह के कंट्रीज़ में आपको पता है सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ये थोड़ा-सा गर्म मौसम में काम करने के यूज़्ड टू थे। तो वो जो सर्दी है वो इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। सुबह 5 बजे उठ के उनको पढ़ाना जो है इनके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हुआ और बिलाखिर ये बीमार पड़ गए और फिर इनका इंतकाल हो गया। यूँ ये अज़ीम फ़लसफ़ी जो है अपने अंजाम को पहुँचा। इसी तरह रेने डेकार्ट ने बाद में लेटर स्टेजेस पे अपने वर्क्स जो हैं उन्होंने शाया किए। जैसे इनका एक वर्क था प्रिंसिपिया फिलोसोफिया जो 1644 में पब्लिश हुआ। इसी तरह इनका एक और वर्क था जीला फॉर्मेशन ऑफ फीटस और फिर ये बताया करते थे कि जो केटल्स हैं वो एक खुदकार यानी कि ऑटोमेटिकली वो काम करते हैं जो केटल्स होते हैं, जबकि वो ये कहता था कि इंसान जो है ये इसके पास माइंड भी है, इसके पास सोल भी है और जो सोल का सेंटर है या जिस जगह जो इसका मेन फोकस है सोल का,
वो ये कहते थे कि यहाँ पे एक पीनियल ग्लैंड होता है, जो बाद में आने वालों ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन बहरहाल अभी हम डेकार्ट की बात करें तो ये पीनियल ग्लैंड के ऊपर फोकस करते थे। कहते थे कि ये जो सोल है, पीनियल पीनियल ग्लैंड के थ्रू जो है ना काम करती है, और जिस वक़्त ये पीनियल ग्लैंड को मोटिवेट करती है, या माइंड, सोल माइंड ही था, सोल को ये माइंड ही बोलते थे, माइंड सोल है। तो पीनियल ग्लैंड के ज़रिए जो आपकी बॉडी है और जो सोल है, उनका आपस में इंटरैक्शन होता था और कम्युनिकेशन होता था। तो इनका जो मेन इन्होंने कनेक्शन बनाया था माइंड और बॉडी का, वो पीनियल ग्लैंड के थ्रू बनाया था। अब मैं डेकार्ट की एक मशहूर किताब का ज़िक्र करूँगा, जिसका नाम है डिस्कोर्स ऑन मेथड। इस किताब में इन्होंने बेसिकली चीज़ों को वाज़िया किया, अपनी थ्योरीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये क्या कहना चाहते थे। इस बुक में ये चीज़ वाज़े करते हैं कि जो आपकी क्या कहना चाहिए कि चूँकि मैथमेटिक्स के बंदे थे, मैथ्स की ज़ुबान में बात करते थे, तो ये कहते थे कि जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसको हमें छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट लेना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए। जब आप उसको किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो छोटे हिस्सों का जवाब देना जो है, वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। उस फिर वो ये कहते हैं कि जब आप छोटे हिस्सों को जैसे-जैसे सॉल्व करते जाएँगे, तो आप बड़ी प्रॉब्लम की तरफ जाते जाएँगे। तो जैसे-जैसे आप बड़ी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, तो आखिर में जब आप बड़ी प्रॉब्लम के पास पहुँचेंगे, तो बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो आपको सॉल्व करने के करीब उसके पहुँच जाएँगे। और जब आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो नीचे जितनी भी आप छोटी प्रॉब्लम्स को छोड़ आए हैं, उनके जवाबात खुद ब खुद मिल जाएँगे। यहाँ पे जो इनकी थ्योरी थी, उसको मतलब जिसको ये बोलते थे कि जिसके ज़रिए कोई फ़ॉर्मूला ये ईजाद करना चाहते थे, मैथमेटिशियन थे ना, तो ये कहते थे कि अगर आपने ट्रुथ तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए। तो इनकी जो थ्योरी थी, उसे बोला जाता है कार्टेशियन थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक ये बोलते थे कि मैं किसी भी चीज़ को एज़ अ ग्रांटेड नहीं लूँगा। यानी कि ये हर चीज़ को समझते थे कि मैंने उसके ऊपर स्टडी करनी है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है, उसके ऊपर डाउट करना है। और ये समझते थे कि जब तक आप किसी चीज़ पे डाउट नहीं करेंगे, आपको उसका आंसर नहीं मिल सकेगा। तो मेरा ख्याल है ये पहला फिलोसोफर है जो ये कहता था कि मुझे एक फॉर्मूला इजाद करना है ट्रुथ तक पहुंचने के लिए, और इसी वजह से कहा जाता है कि इनके इनके इल्म में जो फ्रेशनेस है वही है जो प्लेटो के अंदर थी। ऑल्दो इन्होंने प्लेटो की थ्योरी जो थी, जैसे आपको याद होगा कि प्लेटो ने डुअलिज्म की बात की थी कि एक ट्रांसेंडेंट वर्ल्ड है और एक ये नीचे मटेरियल वर्ल्ड है। तो आप कुछ इसी तरीके से समझ लीजिए कि रेने डेकार्ट भी ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी चीज़ तक पहुँचना है, तो सबसे पहले आपको उस पे डाउट करना पड़ेगा। डाउट करने से मुराद ये है कि यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। गालिबन ये पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने डाउट को एज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, और ये कहते थे जब मैं किसी चीज़ की तह तक पहुँचना चाहूँगा, तो मैं उस पे क्वेश्चन्स करूँगा, और जैसे-जैसे क्वेश्चन्स करूँगा, मेरा शक दूर होता चला जाएगा, और उसके बाद जो हकीकत मेरे सामने आएगी, उसको मेरा जो ज़हन है, जो कि अल्टीमेट माइंड ही फैसला करता है चीज़ों का, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और वो ही अल्टीमेट ट्रुथ होगा। इसी तरह इसी तरह डेकार्ट ये बोलते हैं कि आपका जो माइंड है, वो चीज़ों का फैसला करता है। लेकिन सबसे पहली शर्त ये है कि आप डाउट करें। जब आप डाउट करेंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते हैं कि रियलिटी में और ड्रीम में कैसे फ़र्क होगा? क्योंकि वो ये कहते हैं कि ड्रीम्स जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त मैं यहाँ चेयर पे बैठा हूँ, और इसको मैं रियलिटी कहता हूँ। लेकिन हो सकता है आज रात या कल रात मैंने एक ख्वाब देखा, जिसमें मैं चेयर पे बैठा हूँ, और मेरे सामने जो है एक बुक खुली हुई है। लेकिन जिस वक़्त मैं सुबह उठता हूँ या थोड़ी देर बाद मेरी आँख खुलती है, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे बुक नहीं पड़ी हुई। तो अब यहाँ से मेरे ज़हन में 2 चीज़ों के सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये पैदा होता है कि वो जो यहाँ बुक पड़ी थी, वो किधर गई? तो मैं हर एक से पूछता हूँ, तो कुछ ने जिन्होंने देखा होगा या जो समझते होंगे, वो कहेंगे यहाँ तो कोई बुक नहीं पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब है मैं ड्रीम देख रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर रेने डेकार्ट होते, तो वो एक सवाल निकालते इसमें से कि क्या वो ड्रीम था जिसमें मैं किताब देख रहा था, या ये ड्रीम है जिसमें मैं चेयर पे बैठा हुआ हूँ। इन दोनों में से कोई एक बात सच्ची है।
तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि अगर आपने ट्रुथ तक पहुंचना है तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। क्या ये बात दुरुस्त थी कि वहां पे बुक पड़ी हुई थी? अब इस चीज की आपको ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा। और जो ख्यालात हैं या जो ड्रीम्स हैं वो ट्रू चीज नहीं, इसलिए कि आप उनको प्रूव नहीं कर सकते। या फिर आपको ये प्रूव करना होगा या फिर आपको वो प्रूव करना होगा, तो डाउट इज द फर्स्ट की टू गेट टू द ट्रुथ। इसी तरह रेने डेकार्ट कहते हैं कि एक चीज ऐसी है जिसके बारे में तो मैं बहुत श्योर हूं, और वो चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप से अगर ये पूछना चाहूँ कि ड्रीम क्या है, रियलिटी क्या है, ये रियलिटी है या जो मैं आंखें बंद करके सोता हूँ जब, तो वो रियलिटी होती है। तो इसके बारे में वो बड़ा एक चीज बोलते हैं कि एक चीज के बारे में तो मैं बहुत श्योर हूँ, वो ये कि मेरी एग्जिस्टेंस, वो इसलिए कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। जब मैं ये कहता हूं कि मैं हूं तो ये कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूं। और अगर मैं कहता हूं कि मैं नहीं हूं तो ये कौन कह रहा है? ये भी मैं ही कह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि मैं कहने वाला भी मैं ही हूं, और अगर मैं कहता हूं कि मैं नहीं हूं तो ये कहने वाला भी मैं ही हूं। तो यहाँ पे एक चीज तो सर्टन हो गई, और वो चीज ये है कि ये दोनों बातें कहने वाला मैं हूं, क्योंकि मैं अपने आप से मुखातिब भी हूं। आई कैन टच माई सेल्फ, आई कैन फील माई सेल्फ, और देर इज समथिंग विच एक्चुअली आस्क मी हु एम आई। तो ये जो चीज है ये मेरा माइंड है जो इस सवाल का जवाब चाह रहा है कि मैं कौन हूं। तो वो मेरे बारे में अगर सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब है वो सोचने वाली चीज है। तो देयरफॉर यहाँ पे कोगिटो एर्गो सम, इसकी ये जो फेमस लाइन है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम देयरफॉर आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि रेने डेकार्ट की जो फेमस लाइन है आई थिंक देयरफॉर आई एम, यही बेसिकली इसके फिलॉसफी की बेसिक्स है कि चूंकि मैं सोच रहा हूँ, और मैं सोचता हूँ और सोच के अपने ऊपर क्वेश्चंस करता हूँ और अपनी डिडक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज आई फील, आई असर्ट मैं किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचता हूँ, आई ऑब्जर्व करता हूँ, इसीलिए मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। लिहाजा मेरा होना जो है, मेरी जो एग्जिस्टेंस है या जो मेरे माइंड का होना है, ये बात तो सर्टेन। इसी तरह डेकार्ट बोलते हैं चूंकि मैं वो चीज़ हूँ जो सोच सकती है, और मुझे सोचने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल शायद वो अपनी बॉडी से बात कर रहे हैं कि मेरा जो ज़हन है वो बॉडी की ज़रूरत महसूस नहीं करता, वो सोली सोच भी सकता है। मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो सोच सकती है, जो परख सकती है, जो एनालाइज कर सकती है, जो कुछ महसूस कर सकती है। तो डेकार्ट ये बोलता है कि चूंकि हम एक सोचने वाली चीज़ है, और ये एक सोचने वाला जो मेरा दिमाग है, ये सोचता है, और ये किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ये एनालाइज कर सकता है। फिर वो ये पूछता है कि मैं इस नतीजे पे क्यों पहुंचा? कहता ये तो बहुत आसान सी बात है, इसलिए कि मैं इस चीज़ को क्लियरली महसूस कर सकता हूँ कि आई कैन थिंक। और जिस चीज़ को आप क्लियरली महसूस कर सकते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप क्लियरली असर्ट कर सकते हैं, उस पे आप, यानी कि उसके बारे में आप सर्टेन होते हैं कि दिस थिंग एग्जिस्ट्स। तो डेकार्ट कहता है कि चूंकि ज़हन सोच सकता है, असर्ट कर सकता है, और वो चीज़ों के सवालों के जवाब दे सकता है, इसलिए ये एक फंडामेंटल चीज़ है जो कि मौजूद है। अब मेरे ज़हन में अगर कोई भी सोच आती है, जैसे कि ख्वाब आता है, तो इसका मतलब ये है कि सोच जो है वो आपका फैक्टर है माइंड का। तो जो माइंड की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ी सबूत यही है कि आपके ज़हन में एक सोच आती है। दिस इज़ व्हाट डेकार्ट थिंक, दिस इज़ व्हाट डेकार्ट थिंक। डेकार्ट जो है इसके बाद माइंड से निकल के जब उसने ये फैसला कर लिया कि मैंने अब माइंड को डिफाइन कर लिया है, तो अब वो बॉडी की तरफ आता है कि बॉडी को अब कैसे आप डिफाइन करेंगे। वो ये कहता है कि उसमें इसने एक वैक्स यानी कैंडल स्टिक की ये एग्जांपल देते हैं। ये कहते हैं कि कैंडल जो है, आपको पता है वो कैंडल है। आपने उसकी जो साइज़ है वो आपने देखा हुआ है, मेज़र किया हुआ है, आपने उसको स्मेल किया हुआ है। ये कोल्ड होती है और इसके ऊपर एक फ्लिंट लगा होता है, धागा जिसको आप आग दिखा सकते हैं। लेकिन कहता है कि ये जिस वक़्त जल जाती है और ख़त्म भी हो जाती है, तो भी इसकी जो नेचर है वो चेंज नहीं होती। यानी कि इवन इफ यू कांट सी इट, योर माइंड टेल्स यू कि दिस इज़ अ कैंडल। तो ये जो चीज़ है ना माइंड के सबूत, माइंड देता है आपको कि ये चीज़ कैंडल थी। आपकी सेंस नहीं बता सकती। हालाँकि आपकी सेंस तो ये चीज़ है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। लेकिन आपका माइंड आपको बता रहा है
कि यहाँ पे जो चीज़ है वो कैंडल है। तो यही वो चीज़ है जो साबित करती है कि आपका माइंड एग्ज़िस्ट करता है। यहाँ से आगे वो चल के बोलता है कि आपके जो ख़यालात हैं, वो 3 किस्म के होते हैं। पहला ख़्याल वो बोलता है कि इन्नेट आइडियाज़ होते हैं और दूसरा ख़्याल वो कहता है कि एक्सटर्नल थॉट्स होते हैं। तीसरा वो कहता है कि वो थॉट्स होते हैं जो कि आपके माइंड में पैदा होते हैं। अब ज़रा हम इनको थोड़ा-सा देख लेते हैं। इन्नेट आइडियाज़ वो कहता है बाय बर्थ आपके अंदर होते हैं। बिल्ट इन होते हैं आपके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 2 = 4 की तरह ये चीज़ वाज़ेह है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, देखना कैसे है, बोलना कैसे है, ये वो चीज़ें हैं, वो इन्नेट आइडियाज़ हैं जो आपके अंदर बिल्ट इन है। और इनके बारे में आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। जैसे सूरज की रोशनी आपको नज़र आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरे आइडियाज़ उनको वो बोलता है एक्सटर्नल थॉट्स जो बाहर से आते हैं। बाहर से मुराद ये नहीं है कि यूनिवर्स के बाहर से कोई चीज़ आती है, बल्कि वो ये कहता है कि वो आइडियाज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई एक बंदा बोलता है कि भई वो सामने एक कपबोर्ड है, तो पहली दफ़ा में मैं बिलीव नहीं करूँगा ये कपबोर्ड है। मैं कहता हूँ मे बी आई एम रॉन्ग, हो सकता है इट्स अ ड्रीम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ड्रीम और रियलिटी में ये किस तरह डिसीजन लेता है। तो अगर कोई कहता है कि ये कपबोर्ड है, तो मुझे उसको ऑब्जर्व करना होगा, मुझे उसको देखना होगा, मुझे उसे टच करके महसूस करना होगा। मे बी इफ आई कुड स्मेल इट जस्ट लाइक आई डिड विद द कैंडल बिफोर रीचिंग टू अ कंक्लूजन कि इट्स अ कैंडल और इट वाज अ कैंडल। तो मेरा जो माइंड है वो डाउट करता है उस चीज़ पे कि ये कपबोर्ड है या नहीं है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। उसके बाद वो उसपे क्वेश्चन करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करेगा, उसको टच करेगा, महसूस करेगा, फ़ील करेगा, असर्ट करेगा और फिर आफ्टर 3-4 विज़िट्स टू द कपबोर्ड और उसके बाद कुछ लोगों से पूछने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुँच जाऊँगा कि येस, दिस इज़ अ कपबोर्ड। तो इन्नेट आइडियाज़ तो वो होते हैं जो आपके अंदर बिल्ट इन होते हैं, फॉरेन आइडियाज़ वो होते हैं जो आप बाहर देखते हैं, लेकिन थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू 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 एक्सपेरिमेंट, थ्रू डाउट्स, आपको मैंने बताया जिस तरह रेने डेकार्ट ने डाउट को एज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वो इस नतीजे पे पहुँच जाता है दिस इज़ अ कपबोर्ड। तीसरा वो चीज़ कहता है कि वो ख़्यालात जो हमारे ज़हन में पैदा होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो ख़्यालात आपके ज़हन में पैदा होते हैं दे आर जस्ट लाइक ड्रीम्स। और इनको आप ऐसे समझ लें कि जैसे आप ने कल रात को कोई ड्रीम देखा हो, उसमें आपने एक फेदर वाला वन सिंगल फेदर हॉर्स देखा हो आपने और आपने लाइक यूनिकॉर्न देखा हो। अब है तो ये ख़्याल, लेकिन ये सिर्फ़ ख़्याल है। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम, इट्स नॉट द रियलिटी। लेकिन ये आ क्यों रही है आपके ज़हन में? इसलिए आ रही है कि आपने हॉर्स भी देखा हुआ है, आपने फेदर भी देखा हुआ है। इसलिए आपके इमेजिनेशन ने उस चीज़ को इमेजिन कर लिया कि देयर इज़ अ हॉर्स विद वन फेदर। तो 3 किस्म के आइडियाज़ उसने बताए, एक इन्नेट आइडियाज़ जो कि व्हिच आर बिल्ट इन अस, दूसरे आइडियाज़ हैं एक्सटर्नल जो हम देखते हैं, जिनके बारे में हम कंक्लूजन निकालते हैं, हमारे अकल के थ्रू हमारी सोल उसको कंक्लूजन निकालती है और तीसरा आपके वो आइडियाज़ जो आपके दिमाग की पैदावार होते हैं। अब यहाँ पे डेकार्ट जो है गॉड की एग्जिस्टेंस भी प्रूव कर देते हैं। वो कहते हैं खुदा मौजूद है। कहते हैं फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी जो क्लॉक है, फॉर एग्जांपल क्लॉक, ये टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, ये टिक टॉक जो कर रही है, ये किसी वजह के बगैर नहीं कर रही। इसके पीछे लिवर्स हैं, इसके पीछे गेज हैं, इसके पीछे माइन्यूट किस्म की फाइन मशीनरी लगी हुई है जो उसको मूव कर रही है। तो डेकार्ट कहता है कि अगर मैं किसी को कहूँ कि क्या तुम इतना बड़ा पहाड़ बना सकते हो? अब जैसे उसने ऑब्जर्व करके सीखा किसी फॉरेन आइडिया को, उसने 3 लोगों से पूछा, एक ऑब्जर्वेशन तक पहुँच गया, 4 लोगों से पूछा। तो अब वो ये कहता है कि अगर मैं 100 लोगों से पूछूँ और वो मुझे मुनासिब जवाब ना दे सकें और 1000 लोग हो सकता है वो भी मुनासिब जवाब ना दे सकें, 1 मिलियन बिल्कुल ही ना दे सकें। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ सम एक्सटर्नल रियलिटी व्हिच इज़ मूविंग दिस यूनिवर्स, जो कि इन चीज़ों को मूव कर रही है, क्योंकि बगैर किसी मैकेनिज़्म के ये मैकेनिकल, चूँकि मैथमेटिक्स था, मैथमेटिकल बंदा है, तो बात तो करेगा मैकेनिकल। तो वो कहता है बगैर किसी मैकेनिक्स के ये पूरी यूनिवर्स मूव नहीं कर सकती। जिस तरह आप यूँ समझ सकते हैं कि आपकी क्लॉक विदाउट एक सिस्टम उसकी सुइयाँ मूव नहीं कर सकती, इसी तरह ये चीज़ मूव नहीं हो सकती
विदाउट द मंशा ऑफ गॉड। तो यहाँ पे वो जो रेने डेकार्ट है गॉड की एग्जिस्टेंस को प्रूव करते हैं। अब वो कहते हैं ये मसला हल हो गया, तो अब ये चीज़ भी साबित हो गई कि आपका माइंड सोचता है, there is a body which is a matter which is like a different thing from mind, and all the matter is moved by an external force which is God। और वो ये कहता है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एनिमल्स में और ह्यूमंस में यही फ़र्क है। एनिमल्स ये नहीं कह सकते कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, अ मैन कैन। और यही फ़र्क है, आई हैव माय माइंड, आई आस्क क्वेश्चंस, एंड विद दिस माइंड एंड दीस क्वेश्चंस आई कैन प्रूव रेने डेकार्ट एज पर हिम देयर इज अ गॉड व्हिच मूव्स द एंटायर यूनिवर्स एंड द थिंग्स। और ये मैटर जो है गॉड मूव करता है। और जो कुछ हम देखते हैं, हमारे पास माइंड है, हमारे पास सोल है, सोल इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ माइंड। और एक पीनियल ग्लैंड है जिसके थ्रू बॉडी और माइंड जो है आपस में रब्त बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और हमारे सवाल का जवाब हमें मिलता है और फिर हम आगे चलते हैं। यानी कि रेने डेकार्ट ने माइंड का मसला हल किया कि देयर इज़ द पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड ये माइंड में आप सोचते हैं, यू थिंक देयरफॉर यू आर, और आई थिंक देयरफॉर आई एम। और आपकी बॉडी जो है वो अलहदा मूव करती है, माइंड अलहदा मूव करता है। एक पीनियल ग्लैंड है जिसके थ्रू इन दोनों का आपस में रब्त बनता है। यानी कि रेने डेकार्ट ने प्रूव कर दिया कि योर माइंड इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड योर बॉडी इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो हम कह सकते हैं कि रेने डेकार्ट ने बताया कि एक डुअल है, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ गॉड, और नीचे जो है यहाँ पे सोल एंड बॉडी है, जो दोनों आपस में पीनियल ग्लैंड के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेने डेकार्ट एक ऐसा फिलोसोफर मैथमेटिशियन था जिसने डाउट को एज अ टूल यूज़ किया। और अगर आप इसको मॉडर्न डे रेलेवेंस देखें तो आप कह सकते हैं कि यू नीड टू क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इफ यू कम अक्रॉस अ फेक न्यूज़, तो आप उसको क्वेश्चन करो, आप अपने डाउट दूर करो, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए दूर करो उसको, मतलब उसके अंदर जाओ, उसको इन्वेस्टिगेट करो, ताकि फंडामेंटल उसके अंदर जो सदाकत है, आइदर दिस न्यूज़ इज़ फेक और दिस इज़ राइट। तो ये डेकार्ट आपको बेसिकली जो 16th सेंचुरी में एक लेसन दे गया है, वो उसकी रेलेवेंस आज के दिन में फेक न्यूज़ के हवाले से भी बन सकती है। तो डाउट इज़ द फर्स्ट टूल व्हिच टेक्स यू टुवर्ड्स द ट्रुथ। उसके अलावा जो हम डेकार्ट की थ्योरी से जो हम चीज़ निकाल सकते हैं वो ये है कि डेकार्ट कहता है कि आपको जो सामने अपीयरेंस नज़र आ रही होती है उसकी रियलिटी तक पहुँचने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, आपको थोड़ी ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको थोड़ा खोजना है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, आपके पास इन्नेट आइडियाज़ बिल्ट इन होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल नॉलेज होता है उसके बारे में आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो यानी कि अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव। तो अगर आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स में जाएँगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, तो उसकी अपीयरेंस के बारे में आपके सामने असल सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि रेने डेकार्ट ने अपने मेथोडिकल प्रोसीजर के ज़रिए आपको बताया कि ट्रुथ तक कैसे पहुँच सकते हैं। यू हैव अ माइंड, यू हैव अ सोल, यू हैव अ बॉडी, यू हैव द होल यूनिवर्स अराउंड यू। तो अगर आप समझते हैं कि किसी चीज़ की बुनियाद क्या है, तो किसी भी चीज़ की बुनियाद जो है नॉलेज है। और नॉलेज तक पहुँचने के लिए अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दे रखा है, ये कायनात है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप इन चीज़ों को तस्ख़ीर करते हैं, आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, इनमें से मेथड डिडक्ट करते हैं। अब जिस तरह रेने डेकार्ट था, प्लेटो ने जो कुछ भी कहा था वो आपके सामने कहा था, लेकिन विदाउट फार्मूलाज़ और मैथमेटिक इक्वेशंस के कहा था। इसने जो कुछ कहा ज्योमेट्रिकली उसको प्रूव किया, मैथमेटिकली उसने उसके फार्मूलाज़ डिडक्ट किए। ऑल्दो देयर आर ऑब्जेक्शंस, देयर इज़ क्रिटिसिज्म, बहुत सी चीज़ों का ये जवाब नहीं दे सके, उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन ये है कि जो सवालात ये पूछ गए, जो रूल्स ये डिसाइड कर गए, इन्होंने बताया कि हर चीज़ जो है कायनात में फिज़िक्स के तहत चल रही है, मैकेनिकल उसके पीछे एक फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना, इसका जो मेथड ऑफ रीचिंग टुवर्ड्स ट्रुथ है, वो बाकियों की निस्बत बहुत ज़्यादा फ्रेश है, बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव है, और आगे आने वाली जनरेशंस के लिए वो बहुत से रास्ते खोलता है। डेकार्ट जो है आपको सिखा रहा है कि आपने ऑब्जर्वेशन से और इस फॉर्मूला से सच्चाई और ट्रुथ तक कैसे पहुंचना है। और क्या ये वही चीज़ नहीं है जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दे रखा है कि हम सच्चाई को ढूंढें,
खोज करें, चीज़ों को तलाश करें, इल्म हासिल करें। ये इल्म इल्म के रास्ते ही हैं जिस पे रेने डेकार्ट और इस तरह के फिलॉसफर्स हमें लेके जाते हैं। तो जब आप डाउट करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो एक वक़्त आता है कि ट्रुथ आपके सामने नज़र आना शुरू हो जाता है। और क्या नॉलेज जो है ट्रुथ तक पहुँचने का रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। इल्म है, नॉलेज और विज़डम के ऊपर जो हम बातें करते रहते हैं, अक्सर वो इसीलिए करते हैं कि किसी तरह ट्रुथ को फाइंड आउट किया जाए। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ किस तरह फैलती हैं। उसमें से भी ट्रुथ देखने के लिए ये देखें जो आज मेथड रेने डेकार्ट हमें बता रहे हैं, वो कितना काम आ सकता है किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। इसके ऊपर डाउट के ऊपर बहुत सारी बात हो सकती है, नॉलेज के ऊपर हो सकती है, बॉडी एंड सोल का जो ड्यूअलिज़्म का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि बॉडी इज़ डिफरेंट, सोल इज़ डिफरेंट, दे वर्क सेपरेटली बट येट दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर मेरा माइंड मुझे कहता है भागो, तो आई वुड रन। और इसी तरह अगर मेरी बॉडी जो है कोई चीज़ हॉट महसूस करती है, तो वो मैसेज भेजती है माइंड को थ्रू पीनियल ग्लैंड एज़ पर रेने डेकार्ट। तो वहाँ से मुझे ऑर्डर आता है कि हाथ फ़ौरन पीछे खींचो। तो ये पूरा एक मैकेनिक्स है, पूरी एक फिज़िक्स है जो कि चल रही है। मेबी दिस इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया था कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। मेबी उसके ऊपर भी हमारी बॉडी काम करती है। तो ये सारे जो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, नॉलेजेबल लोग थे, भाई ये कुछ सोच के बोलते थे, कुछ देख के बोलते थे। इनको पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है और आप फितरत के बहुत